मनसा देवी हादसे के बाद अलर्ट मोड पर सीएम धामी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए बनाई जाएगी एसओपी का श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। सचिवालय में सीएम धामी ने की बैठक। टिहरी के सभी विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणाओं को अन्य कार्यों की समीक्षा। कहा जनहित से जुड़े कार्यों में न हो देरी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना को लेकर की बैठक। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मतगणना से संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर बागेश्वर पुलिस सतर्क। डिप्लोमेट प्लान हुआ तैयार। एसपी ने जनता से की अपील, सुरक्षा निर्देशों का करे पालन। और पौड़ी में 100 बाबाओं के सत्यापन में 69 बाबा मिले फर्जी। ऑपरेशन कालनेमी को सफल बना रही पौड़ी पुलिस। फर्जी बाबाओं पर नकेल कस रही पुलिस। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मनसा देवी हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अलर्ट की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मनसा देवी हादसे के बाद धार्मिक स्थलों को लेकर अलर्ट मोड पर सीएम धामी। धार्मिक स्थलों के मास्टर प्लान के आदेश हुए जारी। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने पर्यटन सचिव को मास्टर प्लान तैयार करने के दिए निर्देश। भीड़ नियंत्रण, प्रवेश निकाय व्यवस्था सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों को लेकर बनाए मास्टर प्लान। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता, कहना सीएम धामी का। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए बनाई जाएगी एसओपी। भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और वन वे ट्रैफिक व्यवस्था पर होगा फोकस। चूंकि एसओपी बनाना इसलिए आवश्यक है कि जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते ही एसओपी बनाई गई है। चाहे धारण क्षमता का आकलन हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, वन वे ट्रैफिक व्यवस्था हो, भीड़ प्रबंधन हो, उन सभी पर काम कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में एसएसपी आयुष अग्रवाल भी उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कल प्रातः 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। उन्होंने सभी मतगणना अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश दिए कि समय से मतगणना शुरू करें। इसके साथ नियमों का पालन कड़ाई से करें। आरओ पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नीतिका खंडेलवाल कहा कि गणना मेज पर जिन मतदान स्थलों की गणना की जा रही है उस क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ताओं में से एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित रहे। एक मतदान स्थल पर प्रयुक्त सभी मतपेटियां एक साथ निकाली जाएंगी, लेकिन गणना मेज पर एक साथ नहीं खोली जाएंगी। क्रमवार पृथक पृथक खोलकर गणना की जाएगी। निर्वाचन परिणामों की घोषणा के बाद उम्मीदवारों के समर्थन में निकाले जाने वाले जुलूसों पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। नगर पालिका सभागार में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम गांधी चौक पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें ध्वजारोहण के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही सामाजिक संगठनों, व्यापारियों ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने को लेकर एक समिति का भी गठन किया। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें सभी लोगों के सुझाव के आधार पर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के वीकेंड चलते मसूरी में भारी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, जिससे कि स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाया जा सके। मसूरी शहर के सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है। 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होना है, क्योंकि आज़ादी का उत्सव है। हम चाहते हैं कि वो आज़ादी का उत्सव मसूरी में भव्य रूप से मनाया जाए। इसी के तहत आज एक सामूहिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तय की गई है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों ने अपने सुझाव यहाँ पे रखे हैं, उसी तरीके से उस कार्यक्रम को भव्य बनाने में भी अपना पूर्ण योगदान देंगे। और एक किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए तो मसूरी से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर धूमधाम के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस
जिसको लेकर बैठक भी की है और यहां पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि तय किया गया है कि मसूरी में 15 अगस्त के चलते पर्यटन भारी संख्या में पहुंच सकते हैं, इसको लेकर भी यहां पर चर्चा की गई। नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर के शौचालयों को अत्याधुनिक बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शौचालय में विद्युत व्यवस्था नहीं है। शौचालय में बिजली फिटिंग तो कर दी गई है, लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं दिया गया है, जिससे आए दिन पर्यटकों और शौचालय संचालक के बीच विवाद होता रहता है। शौचालय संचालक सुमन ने बताया कि आए दिन पर्यटक और स्थानीय लोगों के साथ कहासुनी हो जाती है, क्योंकि यहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है और दरवाजे के कुंडे भी टूटे हुए हैं। दिक्कत है थोड़ा लेट की है इसमें, कस्टमर आते हैं शाम को बोलते कि लेट का है, कुंडी भी नहीं है इसमें, मतलब वो तो है कि कुंडी पर तोड़ दी किसी ने रात को। नया बना, ये भी बना, 2-3 महीने हो गए इसको बना, सब है पर लगा नहीं रखी। ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत थाना पिरान कलियर पुलिस टीम ने 6 बहरूपी बाबाओं को दबोचा है। बता दें कि थाना पिरान कलियर पुलिस ने दरगाह और पिरान कलियर के आसपास चेकिंग के दौरान कई कालनेमी, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि की कलाओं को दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। काफी भीड़ भाड़ होने के कारण बहरूपी बाबाओं के कृत्य से जहरीनों और स्थानीय लोगों के भड़कने की संभावना को देखते हुए थाना पिरान कलियर पुलिस ने मौके पर से 6 बहरूपी बाबाओं को BNSS के तहत कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए बाबा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। डोंगी बाबाओं के खिलाफ पुलिस टीम ने वैधानिक कार्रवाई की है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत जनपद पौड़ी में पुलिस ने अभी तक 100 बाबाओं के खिलाफ सत्यापन की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 69 बाबा फर्जी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में पुलिस लगातार फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी है। अभी तक पुलिस 100 बाबाओं का सत्यापन कर चुकी है और यह अभियान लगातार जारी है। 69 बाबाओं को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। कप्तान ने बताया कि धर्म की आड़ में आमजन की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले फर्जी बाबाओं पर नकेल कसने का क्रम लगातार जारी रहेगा। पुलिस कप्तान ने फर्जी बाबा बने लोगों को चेतावनी दी है कि वे खुद पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण करें, नहीं तो पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का भागी बनना पड़ेगा। पौड़ी गढ़वाल में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संपूर्ण राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भी ऐसे लोग हैं जो कि वेशभूषा इत्यादि बदल के कई अन्य धर्म के लोग अपने आप को साधु का वेश रूप धारण करके लोगों से ठगी करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे जनपद में कुल 30 से ज्यादा ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। इस अभियान के अंतर्गत निरंतर कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और ये कार्रवाई आगे भी हम लोग इसी प्रकार से चलाते रहेंगे। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना की सुरक्षा को लेकर पौड़ी पुलिस गंभीर नजर आ रही है। मतगणना में किसी भी प्रकार का खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस ने मतगणना स्थल पर कड़े प्रबंध किए हैं। मतगणना स्थल पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने ब्रीफ कर कई दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जनपद पौड़ी के 15 ब्लॉक में 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। इसके लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को कहा कि अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हो, उसे मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर अंदर नहीं जाने दिया जाए। मतगणना स्थल के आसपास शस्त्र अथवा ज्वलनशील पदार्थ के संदिग्ध सामग्री के साथ कोई भी दिखाई न दे। मतगणना स्थल के प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग के बाद ही संबंधित व्यक्ति को अंदर भेजा जाए। जिस पुलिसकर्मी का जो ड्यूटी पॉइंट होगा उसी पर वह तैनात रहेगा। लापरवाही मिलेगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस कप्तान ने बताया कि मतगणना के लिए CO रैंक के 6, इंस्पेक्टर रैंक के 19, अपर उपनिरीक्षक 71 और 262 सिपाहियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 316 होमगार्ड, 304 PRD, 30 फायरकर्मी और अन्य सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है।
उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां एसटीएफ ने एक बड़ी नकली दवाइयां बनाने वाले नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाकर बेचने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं आज एसटीएफ ने उस गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है, जो कि मेडिकल स्टोर की आड़ में नकली दवाइयां सप्लाई करने का काम करता था। एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि 1 जून को प्रतिष्ठित दवाई कंपनी ने नकली आउटर बॉक्स लेवल एंड क्यूआर कोड भारी मात्रा के साथ एक व्यक्ति संतोष कुमार को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कुछ अधिकारियों को निर्देश कर एसटीएफ द्वारा इस अभियोग में पूर्व में 4 अभियुक्त संतोष कुमार, नवीन बंसल, आदित्य काला और देवी दयाल गुप्ता को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज एक व्यक्ति को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम पंकज शर्मा है, जो कि पंचकुला हरियाणा में एक मेडिकल स्टोर चलाता है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास ड्रग्स बेचने का लाइसेंस भी है, लेकिन इस ड्रग्स बेचने की आड़ में नकली दवाई बनाने का काम करता था, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। ये स्पूरियस मेडिसिन से संबंधित ये मुकदमा जो है, इसकी तफ्तीश पुलिस मुख्यालय के आदेश से एसटीएफ को दी गई थी। इसमें पूर्व में भी 4 अरेस्टिंग हो चुकी है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त नवीन बंसल अरेस्ट हुआ था, तो उसके द्वारा बताया गया था कि पंकज शर्मा जो एक ड्रग लाइसेंस धारक है पंचकुला का, उसके द्वारा ये मार्केट में इनको सप्लाई करता है। इसके पास होलसेल का काम भी है, रिटेल का काम भी है। इसके पास अपने 3 मेडिकल स्टोर हैं और इसके पास अपनी एक एम्बुलेंस है, जिसके माध्यम से भिवाड़ी राजस्थान से ड्रग्स को लेके आता था, जो स्पूरियस ड्रग्स हैं, और उसको फिर ये अपने 3 मेडिकल स्टोर्स, और चूंकि इसके पास ड्रग लाइसेंस है सेल का, और बहुत सारी अलग जगह नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में इसने ये नकली दवाइयों को मार्केट में सप्लाई किया है। तो अभी जानकारी मिली है, उसको हम आगे डेवलप कर रहे हैं और जहां पे इसने ये नकली दवाइयां बेची हैं, वहां पे बरामदगी करके जिन्होंने खरीदी हैं उनको भी इस मुकदमे में मुलजिम बनाया जाएगा। कॉमन मेडिसिन से लेके बहुत कैंसर की मेडिसिन तक हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेल्मा हो गई और पेंटालोप हो गई, वोपेरॉन हो गई, और इसमें जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, सबकी नकली दवाइयां लोग बना रहे थे। कि अभी पूछताछ में जो इसने सप्लाई करी है, इसने यूपी के गाजियाबाद, नोएडा क्षेत्र में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में और पंजाब में सप्लाई करी है। तो ड्रग लाइसेंस धारक है पंकज शर्मा, जिसकी अरेस्टिंग हुई है, इसने जो पूछताछ में बताया कि 2024 में नवीन बंसल के संपर्क में आया था, परंतु जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके अनुसार ये 2019 से इसके संपर्क में था और इस प्रकार का काम कर रहा था। और को जो जनरली मेडिसिन जो मिलती है, या तो सीधे फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, जैसे डॉक्टर रेड्डीज है या कोई भी बड़ी कंपनी है, डायरेक्टली उससे मिलती है एक परचेज ऑर्डर जनरेट करके, या फिर किसी स्टॉकिस्ट के माध्यम से मिलती है। तो ये जो है, जो नकली दवाइयां बहुत कम वैल्यू में उनको में वो उसी एमआरपी पे बिकती थी जिससे कि ब्रांडेड मेडिसिन आती हैं, तो इससे ये जो है धन अर्जित करते थे। रुड़की के सुभाष नगर में मां के प्रति टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर पति पत्नी और बेटी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल सुभाष नगर निवासी नैतिक माहेश्वरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वे अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद थे, तभी घर के बाहर से गाली गलौज की आवाज आने पर सभी लोग घर से बाहर निकले तो देखा कि उनके गेट के बाहर पड़ोस में रहने वाले अमित अपनी पत्नी, भाई और बेटे के साथ गाली गलौज कर रहे थे। नैतिक ने अमित को ऐसा करने से मना किया तो अमित शर्मा ने उनके पिता से कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे परिवार के विषय में अनाप शनाप कह रहा है, और फिर उसने नैतिक के पिता के साथ हाथापाई शुरू कर दी। अमित शर्मा ने उनके पिता का गला अपने बाजू से दबा दिया। बहुत कोशिश करने पर अमित शर्मा ने गला नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद पिता अजय माहेश्वरी सड़क पर गिर गए। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने नैतिक के पिता को मृत घोषित कर दिया। गंगनहर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अमित शर्मा, दीपक शर्मा और बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमारे कंट्रोल रूम में एक सूचना आई थी, सुभाष नगर एक कोई जगह है जहां किसी बच्चे ने फोन किया हमारे कंट्रोल रूम को कि किसी पड़ोसी व्यक्ति ने, जिसका नाम अमित शर्मा है, वो और उनके घर वालों ने मेरे पिताजी का गला घोट के हत्या कर दी। तो इमीडिएट हमारा नाइट ऑफिसर, हमारे इंस्पेक्टर, सीओ, हम सब स्वयं वहां घटनास्थल पहुंचे। तो वहां पर जो वाकयात थे वो ये थे, जो आई विटनेस थे, जो बच्चे थे मृतक के, उनका ये कहना था कि
दिन में उनके बच्चों को लेके कोई चीज को लेके दोनों में मनमुटाव था। रात को एक बार उनका झगड़ा हुआ, आपस में गाली गलौज हुई। जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया। पुनः करीब 11:15 के आसपास फिर उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो वो शख्स जिस पे आरोप है कि इन्होंने इनकी हत्या करी, जिसका नाम अमित शर्मा है, वो उनकी पत्नी उनके घर की तरफ आते, उनकी फिर गुत्थम गुत्था होती। उस गुत्थम गुत्था के दौरान बताया कि उनकी हत्या कर दी। क्योंकि आई विटनेस उनके परिजन हैं, बच्चे हैं, तो हमें जो तहरीर मिली हमने इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया और ये बात की पुष्टि हो गई कि उस शख्स की डेथ घटना स्थल पर ही हो चुकी थी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। जो मेन अभियुक्त है वो हमारी पहुंच में है, उससे पूछताछ चल रही है। किस व्यक्ति की क्या भूमिका है उसके हिसाब से आगे चीजें तय होंगी और उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। बच्चे चूंकि दोनों के सेम क्लास में पढ़ते हैं, किसी चीज को लेके बच्चों का आपस में कुछ स्कूल में हुआ था। अब एग्जैक्ट वो हमारी विवेचना का पार्ट है, उसमें जैसे क्लियर होते हैं। पर्यटन नगरी मसूरी की सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शहर की अधिकांश संपर्क मार्ग जर्जर हालत में है, जिससे पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मसूरी धनौल्टी मार्ग के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 की सड़कों की हालत बेहद दयनीय है। यहां पर पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा पैचवर्क किया गया था, लेकिन पहले ही बारिश में सारा पैचवर्क उखड़कर मार्ग की हालत और अधिक दयनीय हो गई है। यहां पर सड़कों के किनारे रेलिंग भी टूटी हुई है, जो कि दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है। कई स्थानों पर वर्षों से पुस्ते टूटे हुए हैं, जिन्हें अब तक नहीं बनाया गया है। लोगों में लोक निर्माण विभाग को लेकर काफी आक्रोश है। वहीं क्षेत्रीय सभासद विशाल खरोला ने कहा कि यहां पर मसूरी का एकमात्र लंढौर कम्युनिटी अस्पताल भी स्थित है। ऐसे में मरीज को एम्बुलेंस से लाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग से कई बार इस बारे में कहा जा चुका है, लेकिन अब तक उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। टिंगार से लेके जो पूरा जबरखेत तक का जो रोड है, ये मात्र 6 किलोमीटर का रोड है और इस 6 किलोमीटर के रोड में ये पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है। और अभी अप्रैल 30 को इनका कार्य खत्म हुआ था, जिसपे इन्होंने पैचवर्क का कार्य करा था और मात्र 2.5 महीने में रोड की ऐसी हालत हो चुकी है कि उस पे किसी भी दिन बहुत बड़ी घटना घट सकती है। रोड पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इस स्थिति पे ही नहीं है कि उसमें आदमी पैदल भी चल सके। जगह जगह इस तरीके से गड्ढे हो गए हैं कि उसमें। सचिवालय में सीएम धामी की बैठक की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर सचिवालय में सीएम धामी ने बैठक की है और टिहरी लोकसभा की सभी विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणा और अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। विधानसभावार योजनाओं की प्रत्येक 3 माह में सीएम करेंगे समीक्षा। धामी के अधिकारियों को निर्देश, विधायकों की जन समस्याओं को गंभीरता से लें, निर्माणाधीन योजनाओं का नियमित करें अनुश्रवण, समय के साथ पूरी हो योजनाएं, विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विधायकों के साथ करें संवाद, महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को दी जिम्मेदारी, मुख्य सचिव स्तर पर भी करें प्रत्येक विधानसभा में विभिन्न कार्यों की समीक्षा, विभागीय सचिव समस्याओं के समाधान के लिए अपने विभागों की करें समीक्षा, विधायकों की समस्या पर शीघ्र करें कार्रवाई। 1 सप्ताह में संबंधित विधायकों और मुख्यमंत्री कार्यालय को कराए उपलब्ध, जनहित से जुड़े कार्यों में न हो देरी, मानसून के बाद सभी निर्माण कार्यों में लाए तेजी, विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में लघु मध्यम और दीर्घ अवधि में पूरे होने वाले कार्यों का भेजे प्रस्ताव, जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता, कहना सीएम धामी का। तो ये पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर बागेश्वर पुलिस अलर्ट की खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है, जिसको लेकर बागेश्वर पुलिस सतर्क है। एसपी चंद्रशेखर घोड़के ने जारी किया आवश्यक दिशा निर्देश, मतगणना को लेकर डिप्लोमेट प्लान हुआ तैयार। एसपी की जनता से अपील, सुरक्षा निर्देश का करे पालन, पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करे वाहन, प्रतिबंध क्षेत्र और मतगणना स्थल के समीप न ले जाए वाहन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्याही पेन मतगणना हॉल पर प्रतिबंधित। क्षेत्र अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर रखेंगे नजर, सीसीटीवी कैमरों की मदद से रखी जाएगी निगरानी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की इस मतगणना के लिए बागेश्वर पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार और मुस्तैद है। इसमें सभी जगह पर स्ट्रांग रूम सुरक्षा ऑलरेडी डिप्लॉयड है तथा कल की मतगणना को लेकर भी
विस्तृत सुरक्षा का आयोजन किया गया है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि सुरक्षा निर्देश जो हैं उनका पालन करें। सभी जो कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं और उनके अभिकर्ता हैं, इनको उनके समय और उनका राउंड जो है मतगणना का, उसके बारे में अवगत कराया गया है। इनके पास पे भी उसका अंकन किया गया है, तो अपने निर्धारित राउंड के समय पे ही मतगणना स्थल पे आए और अपना प्रवेश वहां पे सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में भी विस्तृत यातायात तथा पार्किंग प्लान हमने आज मीडिया के साथ भी और अखबारों में भी इसका अंकन किया गया है और सोशल मीडिया के द्वारा भी हमने इसको शेयर किया है। तो निर्धारित पार्किंग स्थलों पे ही अपनी गाड़ियां लगाएं, किसी भी तरीके से गाड़ियां प्रतिबंधित क्षेत्र में ना ले जाएं, मतगणना स्थल के करीब गाड़ी ना ले जाएं और इनको पार्किंग स्थलों में ही वहां पे अपना सुनिश्चित कराएं। तो वहीं मीडिया सेंटर सचिवालय में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की है प्रेस वार्ता। खबर आप तक पहुंचाने जहां पर मीडिया सेंटर सचिवालय में कृषि मंत्री गणेश जोशी की प्रेस वार्ता, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर प्रेस वार्ता। बनारस के बनौली गांव में 2 अगस्त को पीएम मोदी जारी करेंगे 20वीं किस्त। प्रदेश के 8,28,787 लाभार्थियों को 184.25 करोड़ की धनराशि से होंगे लाभान्वित। 2 अगस्त को गढ़ी कैंट में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। प्रदेश, ब्लॉक, ग्राम स्तर, केवीके और केंद्रीय कृषि संस्थानों में भी होगा कार्यक्रम। आयोजन स्थलों पर होगी 2-वे वीडियो कनेक्शन की सुविधा। पीएम मोदी किसानों से करेंगे संवाद। किसानों की चिंता करते पीएम मोदी। मंत्री गणेश जोशी की किसानों से अपील, कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में करें प्रतिभाग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी चिंता सीमा पर बैठे जवान की करते हैं, उतनी ही चिंता अन्नदाता किसान की करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त बनारस, उत्तर प्रदेश के मनोली गांव से वितरित कर रहे हैं, जो 2/8/2025 शनिवार 10 से 12 बजे तक जिसका समय निर्धारित किया गया है। 20वीं किस्त के रूप में उत्तराखंड के 8,28,727 लाभार्थियों को कुल 184.25 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। 2/8/2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम श्री हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर, ब्लॉक स्तर, वीएनओ, ग्राम स्तर तथा केवीके केंद्रीय कृषि संस्थानों में आयोजित किया जाएगा। आयोजन स्थलों पर 2-वे वीडियो कनेक्शन की सुविधा होगी, जिससे किसान माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे संवाद कर सकते हैं। कार्यक्रम में माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय मंत्रीगण भी प्रतिभाग करेंगे। मैं किसानों से अपील करता हूं कि आपके नजदीकी स्थान से जुड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का कष्ट करेंगे। मैं तो कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा हूं, क्या आप भी जा रहे हैं? कृषि विभाग द्वारा देश सुविधा भी इसी अवसर पर कृषकों को वितरित की जाएगी। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण डीडी किसान पर किया जाएगा। किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज हमारा देश का किसान आत्मनिर्भर हो रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।